नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 और रीट L2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसी की कड़ी में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है RTE 2009। जी हां मेरे प्यारे साथियों, RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन 2009, जिससे आपको एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे L2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप आगे आने वाले मेंस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? कने पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये किसी और से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं RTE 2009। और जो भी नए साथी जुड़े हैं उनको मैं पहले बता देता हूं कि इससे पहले हम नंबर 1 टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी प्रकार नोट्सों के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा दी गई है 3 क्लासों में। फिर हमने नंबर 2 टॉपिक जो आपका नवीनतम जुड़ा था बाल कल्याणकारी योजना, बाल कल्याणकारी योजना, ये टॉपिक भी मैंने आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया। अगर नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनको देख लेना। फिर हमने नंबर 3 टॉपिक कौन सा किया था? नंबर 3 टॉपिक किया था NCF 2005। क्या किया था? NCF 2005। ये टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अब आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा नया टॉपिक क्या रहने वाला है? RTI। क्या रहने वाला? RTI नहीं, क्या रहने वाला है? राइट टू एजुकेशन। आई नहीं, राइट टू एजुकेशन 2009 हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व क्या है बातें, पहले हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी सामान्य जानकारी, फिर हम उस टॉपिक पर चल पड़ेंगे। तो देखिए, 1893 की बात है। कब की बात है? 1893 की बात है, यानी स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब भारत में पहली बार अमरेली के सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा क्या किया गया था? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किनके द्वारा पहली बार किया गया था भारत में? तो सियाजी राव गायकवाड़ जी के द्वारा किया गया था। अमरेली के ये यहां के रहने वाले थे, 1893 में किया था। उसके बाद देखिए 1910 में क्या होता है? गोपाल कृष्ण गोखले, इंपॉर्टेंट, और इसको लगा लीजिए स्टार। क्यों लगाना है अभी आपको पता चल जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने का प्रयास किया गया। देखिए, कानून बनाने का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। तो इसीलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है? RTE का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RTE का जनक भी इन्हें कहा जाता है। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने का प्रयास किया था, इसीलिए इन्हें RT का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो देखिए, अब तक हमने कितनी बातें पढ़ी है? केवल 2 बातें पढ़ी है कि भारत में सबसे पहले सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा क्या किया गया था? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। और एक बात हमने पढ़ी है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या किया गया था? शिक्षा को अनिवार्य करने का कानून बनाने का प्रयास किया गया, इसी कारण इन्हें RT का जनक कहते हैं। केवल यहां से क्वेश्चन यही बन सकता है कि RTE का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को याद हो चुका होगा, किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। उसके बाद हमें मिल जाती है आजादी 1947 में। अब 1947 के बाद क्या होता है शिक्षा के लिए? तो देख लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात
1950 की बात है, यानी 1947 में आजाद होते हैं। फिर 1950 में क्या होता है कि शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन आ चुकी है यहां पर कि शिक्षा को राज्य सूची का विषय कब बनाया गया था? 1950 में, 1948 में, 1945 में या 1952 में? तो शिक्षा को राज्य सूची का विषय बना दिया गया 1950 में, यानी राज्य सूची बना दिया गया। तो इसमें क्या होगा? राज्य ही क्या करेगा? इसमें हस्तक्षेप करेगा। तो देखिए अनुच्छेद 45, और अनुच्छेद 45 किस में आता है? नीति निर्देशक तत्वों में आता है। और इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यानी 14 वर्ष के जितने भी या इससे कम वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा की व्यवस्था 10 वर्षों के अंदर अंदर राज्य करवाएगा। जी हां, देखिए अनुच्छेद 45 ने क्या कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था 10 वर्षों में राज्य करेगा। कितने वर्षों में? आने वाले 10 वर्षों में, यानी 1960 तक कर देगा राज्य। 10 वर्ष में 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 में। और शिक्षा कौन सी विषय का सूची है? कौन सी विषय में रखा गया है? राज्य सूची का विषय रखा गया है। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर 1986 आता है, जिसमें 1986 में क्या किया गया कि नामांकन को बढ़ाया जाए और जो भी अभ्यर्थी, जो भी बालक स्कूल में आते हैं, उनके ठहराव पर क्या दिया जाए? बल दिया जाए। क्या दिया जाए? ठहराव पर बल दिया जाए। और उसके बाद 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? शिक्षा को अधिकार बनाने की बात कही थी। देखिए शिक्षा को अधिकार बनाने की बात सबसे पहले किसने की थी? आचार्य राममूर्ति समिति ने कही थी। और शिक्षा का अधिकार था, उस पर कानून बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं? आरटीई का जनक कहते हैं। और स्वतंत्रता के बाद 1950 में क्या हुआ था? शिक्षा को राज्य सूची में डाल दिया गया था, यानी राज्य सूची का विषय बनाया गया था। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या उपलब्ध करवाई जाएगी? शिक्षा। और कौन उपलब्ध करवाएगा? राज्य उपलब्ध करवाएगा। और कितने वर्षों के अंदर करवाएगा? 10 वर्षों के अंदर करवाएगा। यह सन 1950 में कहा गया था। और 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति बनती है और इसने क्या सिफारिश की थी कि शिक्षा को अधिकार बनाने की बात की थी। शिक्षा को क्या किया गया था? अधिकार बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद सन 1992 में यूएनओ द्वारा क्या किया गया था? बाल चार्टर एक्ट एक बनाया गया था तथा भारत द्वारा इसे अपना लिया गया था। इसमें क्या था? बालकों को उम्र 18 वर्ष तक शिक्षा, यानी पहले जो 14 थी अब कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। कौन से? बाल चार्टर एक्ट में, यूएनओ द्वारा जो लाया गया था। उसके बाद आता है एक इसी में, कौन सी? सन 1992 में मोहिनी बनाम जैन कर्नाटक सरकार। और अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का जो अधिकार दे रखा है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को शामिल कर दिया जाए, ये बात रखी गई थी। 1993 उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र सरकार, यानी ये जो वाद आया था, इसमें क्या कहा गया कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 21 में अधिकार दिया जाए। क्या दिया जाए? 14 वर्ष की उम्र तक जितने भी बच्चे हैं उनको अनुच्छेद 21 में क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। किसका? शिक्षा का अधिकार दिया जाए। 1999 में क्या हुआ था? 1999 में तपस मजूमदार समिति थी, इन्होंने 21A जोड़ने की बात कही थी। 21A, अनुच्छेद 21A जोड़ने की बात किसने कही? तपस मजूमदार समिति ने कही थी। यहां तक केवल आपको थोड़ी सी क्या थी? आपको रटने वाली कह दीजिए, थोड़ी सी समझने वाली कह दीजिए, या थोड़ी सी पढ़ने वाली कह दीजिए, ये बातें थी। अब आएगा यहां से इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देख लीजिए। एक बार इतना रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर लीजिए। चलिए इतना रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें पढ़ा हुआ याद रहे आगे आने वाले एग्जाम तक। तो देखिए
नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, स्वतंत्रता से पूर्व कौन क्या था, सियाजी गायकवाड़ जी के द्वारा क्या किया गया था, शिक्षा को सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरटी के क्या है, जन्मदाता है। आरटी के जन्मदाता कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने शिक्षा का जो अनिवार्यता था उन पर कानून बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। उसके बाद हमने क्या देखा, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया और अनुच्छेद 45 में कहा गया कि आने वाले 10 वर्षों में राज्य बच्चों के लिए क्या करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन सी वर्ष के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 1986 में नामांकन व ठहराव पर बल दिया गया। 1990 में एक समिति बनती है, आचार्य राममूर्ति समिति। उसने क्या सिफारिश की, उसने सिफारिश की थी कि शिक्षा को क्या किया जाए, अधिकार बनाया जाए। क्या बनाया जाए, अधिकार बनाया जाए, ये आचार्य राममूर्ति समिति ने कहा। और 1992 में यूएनओ द्वारा जो बाल चार्टर बनाया गया था उसे भारत ने भी अपना लिया, जिसमें बालक को 18 वर्ष तक शिक्षा का प्रावधान था। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट देखा, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, जिसने क्या कहा था कि 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे आते हैं उनको अनुच्छेद 21 में क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए। और अनुच्छेद 21 से जोड़ने की बात किसने, कौन सी समिति ने की थी, तपस मजूमदार समिति ने कही थी। बस ये याद रख लेना। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, और यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, यानी वेरी जितना वेरी लगाओ ना उतना यहां पर कम रहेगा। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002, सबसे पहले यह सन भी याद होनी चाहिए, कब हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और देखिए इसके क्या क्या प्रावधान थे 86वें संविधान संशोधन 2002 के। तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या करवाई जाए, उपलब्ध करवाई जाए, या शिक्षा का अधिकार दिया जाए। अब देखिए अनुच्छेद 21A में क्या कहता है, 6 से लेकर 14 वर्ष, ये क्या है, मूल अधिकार है। तो पूछा जाएगा आपसे कि कौन से मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार, या कहेगा कौन से मूल अधिकार में या कौन से अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक लागू किया गया। तो अनुच्छेद 21A में। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, देखिए यहां से तो 6 से 14 है और यहां पर क्या लिख रखा है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। क्यों, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों पर अधिकार किनका, राज्य का ही है, तो राज्य व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 में ये लिख रखा है। और मूल कर्तव्य की बात करें जो अनुच्छेद 51A में है, और इसका 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि माता पिता या फिर संरक्षक का कर्तव्य होगा कि बालक को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो ये बातें यहां पर लिख रखी है। मूल अधिकार पूछे तो अनुच्छेद 21A, नीति निर्देश तत्व पूछे तो अनुच्छेद 45, और मूल कर्तव्य पूछे तो अनुच्छेद 51A का 11वां मूल कर्तव्य ये कहता है कि बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था ये, सन 2002 में हुआ था। कब हुआ, सन 2002 में ये हुआ था। सभी को समझ में आ गया ना। तो चलिए आगे हम चलते हैं कि अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे RT 2009 शिक्षा का अधिकार के लिए कानून बनाया गया था। अब यहां पर कुछ शब्द आए हैं कि एक तो मुफ्त में, एक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी बालकों को। ये है क्या, तो देखिए मुफ्त या निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में बालक को किसी प्रकार का क्या नहीं देना पड़े, खर्चा नहीं हो, यानी किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं आना चाहिए बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए। यही है इसका अर्थ, किसका, मुफ्त निःशुल्क शिक्षा का
अर्थ यही है। और उसके बाद एक अनिवार्य शिक्षा हमने पढ़ा था, उसका अर्थ क्या है? तो अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है प्रवेश के लिए अनिवार्यता, नामांकन यानी ठहराव, इसकी भी अनिवार्यता होनी चाहिए, और प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, ये बातें रखी गई है। अब आता है हमारा कौन सा? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल 2009, और ये 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लीजिए, संसद में, यानी ये एक बिल आता है, ये संसद में कब पेश किया जाता है? संसद में भी होते हैं, आपको पता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, वहां पर कब पेश किया गया था? तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल 2009 को राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है 20 जुलाई को। कब किया जाता है? 20 जुलाई को किया जाता है। और यहां होने के बाद आपको यहां पर लोकसभा में 4 अगस्त को पेश कर दिया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है इस बिल को, और 26 अगस्त को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और 27 अगस्त को क्या बन जाता है? ये भारत का राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। क्या? ये हमारा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल था। तो सबसे पहले हमने क्या बात देखी कि राज्यसभा में कब पारित? 20 जुलाई को। लोकसभा में कब? 4 अगस्त को। और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब करते हैं? 26 अगस्त को करते हैं। राजपत्र पर प्रकाशित कब होता है? 27 अगस्त को होता है। अब प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राष्ट्रपति कौन थे इस समय? कब? 2009 की बात चल रही है। तो ये हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा या अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल 2009 पर। तो कौन थे ये कमेंट करके जरूर बताना है आपको। और देखिए, ये देखिए, पहले तो क्या था? बिल था। क्या था? ये बिल था, क्योंकि अब संसद में पेश हुआ है, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। उसके बाद ये क्या बन गया? जैसे ही राजपत्र पर प्रकाशित होता है, ये बन जाता है अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या बन गया? अब अधिनियम, बिल नहीं रहा, क्योंकि ये लोकसभा में भी पारित हो चुका है, राज्यसभा में भी राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो ये बन गया अधिनियम 2009। कौन से? 60वां गणराज्य वर्ष में। कौन से वर्ष में बना था ये? 60वां गणराज्य वर्ष में बना था। और गणराज्य का अर्थ क्या होता है आपको पता ही है? जिसका क्या हो? शासन, यानी जो क्या हो? निर्वाचित होता हो, यानी क्या होता हो? निर्वाचित होता हो, वो क्या होता है? गणराज्य होता है। तो देखिए, अधिनियम संख्या 35वां। कौन सा अधिनियम संख्या थी ये? 35वां अधिनियम था 60वां गणराज्य का, जिसमें टोटल कितने अध्याय आपको पढ़ने होंगे? 7 अध्याय पढ़ने होंगे। धारा कितनी थी? 38 धाराएं थी। देखिए, जब ये अधिनियम बना तो धारा कितनी है? 38 है। आगे मैं बताऊंगा अब कितनी हो चुकी है। और अनुसूची कितनी थी? 1 अनुसूची थी। तो आपसे पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में टोटल कितने अध्याय थे? तो कितने अध्याय थे? 7 अध्याय थे। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी धाराएं थी? तब आपका आंसर होगा 38 धाराएं थे। मूल अधिनियम में कितनी? 38। वर्तमान में कितनी? वो आगे बता दूंगा मैं। और अनुसूची कितनी थी? 1 अनुसूची थी मेरे प्यारे साथियों। और उसके बाद आरटी एक्ट में क्या होते हैं? संशोधन होते हैं। तो उससे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लें क्या रफली? तो चलिए, नंबर 1 पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? सियाजी गायकवाड़ जी के द्वारा शिक्षा को क्या किया गया था? सबसे पहले अनिवार्य किया गया था। नंबर 2 क्या पढ़ा था हमने? गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में पढ़ा, जिन्हें क्या कहते हैं? आरटी के जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? आरटी के जन्मदाता कहते हैं। फिर हमने 3 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि राज्य सूची का विषय बनाया गया। किसे? शिक्षा को। शिक्षा को क्या बनाया गया? राज्य सूची का विषय बनाया गया। कब? सन 1950 में। और साथ के साथ क्या कहा गया अनुच्छेद 45 में कि आने वाले 10 वर्षों में राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन से बालकों के लिए? 14 वर्ष से कम बालकों के लिए करेगा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? एक समिति पढ़ी थी मेरे साथियों। कौन सी समिति थी? वो हमारी आचार्य तुलसी वाली आचार्य राममूर्ति समिति थी, जिसमें क्या कहा गया? शिक्षा का अधिकार बनाने की बातें
कही गई थी। 1992 में क्या आता है, बाल चार्टर बनाया जाता है, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, जो भारत ने भी अपना लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 19 बनाम आंध्र प्रदेश सरकार पढ़ी, जो 14 वर्ष के उम्र के बालकों के लिए क्या कहती है कि अनुच्छेद 21 में इन्हें अधिकार दिया जाए। और अनुच्छेद 21A जोड़ने की बात तपस मजूमदार समिति ने की, कब की, 1999 में की। फिर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ा 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें हमने मूल अधिकार अनुच्छेद 21A, नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद 45, मूल कर्तव्य 51A का कौन सा, 11वां, जिसमें हमने पढ़ा शिक्षा का अधिकार के बारे में, 6 से 14 वर्ष के बारे में पढ़ा 21A में, 6 वर्ष से कम उम्र 45, और माता पिता या उनका कोई संरक्षक है तो उनका कर्तव्य होगा कि बालक को अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए। उसके बाद हमने इनके अर्थ देखे थे, आपको पता होगा। उसके बाद ये बिल आता है कौन सा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार बिल 2009। संसद में कब पेश होता है, 20 जुलाई को होता है, और लोकसभा में 4 अगस्त को, राष्ट्रपति हस्ताक्षर 26 अगस्त को, और राजपत्र पर 27 अगस्त को प्रकाशित किया जाता है। तो फिर क्या बन गया, ये अधिनियम बन गया। कौन सा अधिनियम बना, तो देखिए 60वां गणराज्य वर्ष में कौन सा अधिनियम, अधिनियम संख्या 35वां बना, जिसमें टोटल 7 अध्याय, 38 धारा और 1 अनुसूची वर्तमान में थी। और अब देखिए यहां पर आरटी एक्ट में संशोधन, प्रथम संशोधन कब होता है, 2012 में, किसमें, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी अधिनियम में कब संशोधन होता है, पहली बार 2012 में। और उसमें क्या किया गया, धारा 1 में संशोधन किया गया, 2 में किया गया, 3 में किया गया, 21, 22 और 25 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। और निःशक्त जन बालक, ये शब्द जोड़ा गया था, क्या शब्द जोड़ा गया, निःशक्त बालक यानी CWSN को जोड़ा गया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि निःशक्त जन बालक शब्द आरटी एक्ट में कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो प्रथम संशोधन 2012 के तहत जोड़ा गया। और कौन सी धारा जोड़ी गई, धारा 39 भी जोड़ी गई। मूल में कितनी थी, 38 थी, और अब टोटल कितनी हो गई, 39 धाराएं हो गई। यानी वर्तमान में आरटी एक्ट में कितनी धाराएं हैं, तो वर्तमान में पूछे तो 39 धाराएं, जिसमें से 39वीं धारा कौन से संशोधन के तहत है, आरटी एक्ट प्रथम संशोधन 2012 के तहत जोड़ी गई थी। अब हम ये 39 के 39 धाराएं पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ क्या पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे, जो एक हमें अनुसूची दे रखी है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर द्वितीय संशोधन भी देख लीजिए, जो 2017 में होता है। पहला कब होता है, 2012 में होता है। दूसरा कब होता है, 2017 में। इसमें क्या किया गया, जो धारा 23 है ना, उसमें न्यूनतम योग्यता में संतुलन की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दी गई। ये जब धारा 23 आएगी तब आपको पता चल जाएगा। तृतीय संशोधन 2019 में होता है, उसमें धारा 16 और धारा 28 में संशोधन किया गया और कहा गया कक्षा 5वीं और 8वीं में रोकने का प्रावधान किया गया। और चतुर्थ संशोधन 2022 में होता है, जिसमें पहली बार अनुसूची में क्या किया गया था, परिवर्तन यानी संशोधन किया गया था। अनुसूची में संशोधन किया गया। कितनी अनुसूची है, एक ही अनुसूची है, उसमें भी संशोधन किया गया चतुर्थ संशोधन 2022 के द्वारा, जिसमें क्या किया गया, प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालक और विशेष शिक्षक का अनुपात कितना किया गया, 10:1। कौन से स्तर पर है, प्राथमिक स्तर पर। और इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालक और विशेष शिक्षक का अनुपात कितना किया गया, 15:1 किया गया। तभी तो थर्ड ग्रेड में क्या आई थी, यह संशोधन हुआ। इस संशोधन के कारण ही तो थर्ड ग्रेड में क्या आई थी, मेंस एग्जाम में, मेंस में भर्ती आई थी स्पेशल शिक्षक की, इसी कारण आई थी, जो इस संशोधन के कारण आई थी। अब उसके बाद देखिए अध्याय 1 में को क्या दे रखा है, में कितने टोटल अध्याय, 7 अध्याय है। टोटल अध्याय कितने, 7 अध्याय है। तो पहला अध्याय क्या है, प्रारंभिक, यानी प्रारंभ होगा तो पहला अध्याय ही होगा ना, प्रारंभिक। दूसरा अध्याय क्या है, अधिकार, यानी प्रारंभिक अधिकार। बस ये नाम पढ़ लीजिए, सभी याद हो जाएंगे। पहला प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य,
प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, 2-3 बार बोलिए क्रम से, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, याद हो जाएगा। और धारा देख लीजिए, प्रारंभिक में तो पहली और दूसरी धारा हम पढ़ेंगे, अधिकार में हम कितनी, अधिकार में हम पढ़ेंगे 3 धाराएं, तीसरी, चौथी, 5वीं। कर्तव्य में 6 से लेकर 11 तक ये धाराएं पढ़ने वाले हैं। और यहां पर अध्याय 4 क्या है, उत्तरदायित्व। प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य 3 तो हो गई। उसके बाद क्या आता है, उत्तर। उत्तर किस में दे रखा है हमें, पाठ्यक्रम में। ये लीजिए, याद करने का तरीका है, उत्तर पाठ्यक्रम में। उत्तर कहां पर, पाठ्यक्रम में। तो उत्तर 12 से लेकर 28 धारा इसमें है, और पाठ्यक्रम वाले में 29 और 30 धाराएं उपस्थित है। और छठे अध्याय में संरक्षण और 7वें में प्रकीर्णन, संरक्षण और प्रकीर्णन। संरक्षण वाले में धारा 31 से लेकर धारा 34 तक है, और प्रकीर्णन में क्या है, धारा 35 से लेकर 39 में। तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है, ये दोबारा देख लीजिए। नंबर 1 क्या पढ़ा था, प्रारंभिक, पहली और दूसरी धारा, प्रारंभिक में पहली और दूसरी धारा। नंबर 2 प्रारंभिक क्या था, उसके बाद अधिकार था, क्या था, अधिकार। तीसरी, चौथी, 5वीं धारा प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य। कर्तव्य में क्या थी, 6 से लेकर 11 तक, 6 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे, 6 से लेकर 11 तक प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य। उसके बाद क्या आता है, उत्तर आता है। उत्तर में क्या आता है, उत्तर में आता है 12 से लेकर 28 नंबर धारा तक। 5वां क्या आता है, 5वां उत्तर के बाद, उत्तर किसमें, पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम में क्या है, 29 और 30 धारा, 29 और 30 धारा। छठे में क्या है, संरक्षण है, क्या है, संरक्षण किया है ना पाठ्यक्रम में। तो संरक्षण क्या है, यहां पर 31 से लेकर 34 तक है, और लास्ट प्रकीर्णन बचता है हमारा, जिसमें 35 से लेकर 39 तक धाराएं दे रखी है। ये एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे आने वाले पॉइंटों में। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अनुसूची। क्या पढ़ लेते हैं, अनुसूची पढ़ लेते हैं कि अनुसूची में हमें क्या क्या दे रखा है। एक ही अनुसूची है, इस एक अनुसूची को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्राथमिक स्कूल कौन से होंगे, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, जिसे हम लेवल फर्स्ट कहते हैं। लेवल फर्स्ट की भर्ती आई हुई है, यानी उस प्रकार। लेवल 2 की भी होती है, L2 L1 वही है ये लेवल। तो देखिए, इसमें विद्यार्थियों की संख्या किस प्रकार होगी और शिक्षकों की संख्या किस प्रकार होगी। यानी अगर 60 तक अभ्यर्थी हैं किसी स्कूल में, या 60 तक अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं किसी स्कूल में, तो वहां पर 2 शिक्षक होंगे। कहां पर, L1 स्कूल में, यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में। अगर 61 से लेकर 90 तक विद्यार्थी हैं तो वहां पर 3 शिक्षक होंगे। अगर 91 से लेकर 120 तक क्या है विद्यार्थी है, तो कितने शिक्षक होंगे, 4 शिक्षक होंगे। और 121 से लेकर 200 तक क्या है, वहां पर विद्यार्थी हैं, तो 5 शिक्षक होने वाले हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 2 3 4 5, यानी 60, फिर क्या आया 90, फिर क्या आया 120, और फिर आया 200। यानी इस प्रकार आपको याद रखना है, 60, फिर 61 से 90, फिर 91 से 120, और फिर 121 से 200। 2 3 4 5 ये शिक्षकों की संख्या हो गई। उसके बाद देखिए, यहां से आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, चाहे L1 का हो चाहे L2 का हो। न्यूमेरिकल बनेगा कि 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। और 150 से अधिक कहीं पर बालक है स्कूल में, तो वहां पर एक अतिरिक्त क्या बनाया जाएगा, हेड टीचर भी होगा। वहां पर एक अतिरिक्त क्या होगा, हेड टीचर। देखिए, उदाहरण द्वारा समझिए, किसी प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय यानी L1 की बात हो रही है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की बात हो रही है, जो अभी हम पढ़कर आए। कितने अभ्यर्थी हैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 200। कितने हैं टोटल विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है जी। तो शिक्षक कितने होंगे, तो देख लीजिए यहां पर 200 है, ये रहा 200। तो 121 से 200 तक, यानी 200 ही विद्यार्थी हैं, तो 200 के लिए कितने शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक होंगे। ये लीजिए 5 शिक्षक। क्या आंसर 5 आएगा, आपको ऑप्शन में 5 मिलेगा पहला ही, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको ये वाला भी पॉइंट ध्यान में रखना है। ये हो गए 5 शिक्षक है, ये तो हो गए टोटल 5 शिक्षक, लेकिन 150 से अधिक बालक होने पर एक क्या होगा, अतिरिक्त हेड
टीचर भी होगा, यानी एक क्या होगा यहां पर हेड टीचर भी होगा, यानी टोटल कितने टीचर हो जाएंगे, 6 टीचर हो जाएंगे। अगर किसी विद्यालय में 151 भी छात्र है ना, 151 भी विद्यार्थी है, तो भी क्या होगा, देखिए 150 से अधिक हो गए तो एक क्या होगा, हेड टीचर होगा। और 150 तक के लिए कितने हैं, 5 ये हो गए, तो भी कितने होंगे, 6 होने वाले हैं यहां पर क्या, शिक्षक। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए, देखिए 150 तक मैंने बता दिया, 200 का बता दिया। एक आता है, मान लीजिए 230 आ गए, क्या आ गए, 230 हो गए विद्यार्थी, तो शिक्षक कितने होंगे, तो शिक्षक कितने होंगे, तो चलिए इसकी बात हम करते हैं। देखिए यहां पर इनको समझिए, 230 क्या है, 230 लीजिए, यानी 200 तक कितने शिक्षक होने चाहिए, 5, तो 200 तक तो 5 कर दीजिए, ये लीजिए 5 हो गए ना 5, और 230 क्या है, 150 से ज्यादा है, एक क्या आ गया, अतिरिक्त आ गया टीचर, ठीक है जी। उसके बाद देखिए 30 अभ्यर्थी हमारे और बच गए, 30 विद्यार्थी और बच गए यहां पर, तो उन 30 विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षक है आएगा ना एक और, तो किस प्रकार आएगा, 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 40 अगर अभ्यर्थी हैं 40 तक है, तो उनके लिए एक ही होगा, तो लेकिए 30 है यहां पर, तो एक और हो जाएगा, यानी टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए, 7। अगर 240 होते तो कितने होते, 7 होते, लेकिन जैसे ही 240 से अधिक होते तो एक और नया शिक्षक आता, क्योंकि 40:1 से अधिक नहीं होगा छात्र शिक्षक का अनुपात। समझ में आ गया ना आपको ये, और यहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। इसी की तर्ज पर आपको मिलेगा कौन सा, माध्यमिक शिक्षा का। तो देखिए यहां पर एक शैक्षिक स्तर 200 कार्य दिवस का होगा, यानी L1 का कार्य दिवस कितना, 200 कार्य दिवस का होगा, और 800 शिक्षण घंटे यहां पर विद्यालय संचालित किया जाएगा, कक्षा 1 से 5 तक का। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, उच्च प्राथमिक स्कूल, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 लेवल 2। और यहां पर पहली कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, और ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। क्या है पहली कंडीशन, प्रत्येक कक्षा के लिए एक अनिवार्य अध्यापक होगा, कौन से विषय का, भाषा का, सामाजिक विज्ञान का, गणित और विज्ञान का, यानी प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक अनिवार्य होगा, यानी 3 क्या होंगे, अध्यापक तो होंगे ही होंगे यहां पर, चाहे कुछ भी हो जाए 3 अध्यापक तो रहने ही वाले हैं प्रत्येक कक्षा के लिए। तो देखिए यहां पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना, 35:1 से अधिक नहीं होना चाहिए, वहां पर कितना था, 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहां पर देखिए 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक अतिरिक्त क्या होगा, हेड टीचर होगा, और L1 में क्या था, 150 से अधिक होने पर था, और यहां पर क्या है, 100 से अधिक होने पर है। वहां पर देखिए शैक्षणिक स्तर का कार्य दिवस कितना था, यहां पर 220 है, वहां पर कितना था, 200 कार्य दिवस था। यहां पर शिक्षण कार्य कितने घंटे होगा, 1000 घंटे होगा। L1 में कितना था, 800 घंटे था, L1 में कितना था, 800 घंटे, कार्य दिवस 200 थे, यहां पर 220 है, और 1000 शिक्षण घंटे हैं। और अब देखिए यहां पर वही उदाहरण उसी तरीके से आपको यहां पर भी पूछा जा सकता है। पहला उदाहरण, किसी विद्यालय में क्या है, उच्च प्राथमिक कक्षा में 50 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 50, तो कितने शिक्षक होंगे, तो कितने शिक्षक होंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको 1 2 3 4, इस प्रकार मिलेंगे ऑप्शन, और फटाक से आंसर करके आएंगे 2, क्या करके आएंगे 2, क्योंकि आपको पता है कि उच्च प्राथमिक में 35:1 होता है, यानी 35 अभ्यर्थियों के लिए एक शिक्षक होगा। आप यही सोच रहे हो ना, तो 35 के लिए 1 हो गया, तो 35 से ऊपर 70 के लिए कितने होते हैं, 2, और ये 70 से कम है, यानी 2 ही शिक्षक होंगे, और आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने पहली कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया, और पहली कंडीशन क्या कहती है कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक अनिवार्य है। किस किस का, भाषा का, सामाजिक विज्ञान का, गणित और विज्ञान का, यानी 3 शिक्षक तो यही हो गए। तो यहां पर आंसर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा, न कि 2 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये लीजिए इसका आंसर हमारा 3। इसी प्रकार 130 अभ्यर्थी हैं, कितने विद्यार्थी दे दिए हमें, 130 दे दिए, कितने दे दिए, 130। अब देखिए 35 अनुपात में निकालिए, 35 पर कितना, 1 आ गया,
फिर आता है 70, 35 दूनी 70 यानी 2 शिक्षक हो गए। 70 और 35 कितने होते हैं? 105, यानी अब कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। 70 विद्यार्थियों के नहीं, 105 विद्यार्थियों के लिए कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन 105 से अधिक है, ये कितने हैं? 130। कितने हैं? 130। तो एक और शिक्षक आएगा इनके लिए, वो आ जाएगा चौथा, यानी टोटल शिक्षक कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन यहां पर रुकिए मेरे प्यारे साथियों, 4 तो टोटल शिक्षक हुए हैं, लेकिन यहां पर एक बात कही गई थी कि 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक क्या होगा? अतिरिक्त होगा। 4 तो शिक्षक आ गए और एक क्या आ गया? यहां पर अतिरिक्त टीचर आ गए, यानी टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। कितने शिक्षक हो गए? 5 शिक्षक हो गए। कितने अभ्यर्थियों के लिए? 130 विद्यार्थियों के लिए। कितने शिक्षक? 5। अब कुछ के मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर देखिए, 4 तो ये शिक्षक हो गए, एक हेड टीचर हो गया, तो 3 वो भी लो ना, एक भाषा वाला लीजिए, एक गणित वाला लीजिए, एक सामाजिक विज्ञान वाला लीजिए, 3 इनको भी लीजिए, तो 3 और 4 कितने हो गए? 3 और 4 7 और 1 8 इसका आंसर आना चाहिए। नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। जो ये 4 शिक्षक आए हैं ना, इन्हीं 4 शिक्षकों में एक भाषा का है, एक सामाजिक विज्ञान का है, एक गणित और विज्ञान का है, और एक क्या है यहां पर? अतिरिक्त, और एक जो बच गया वो अलग विषय का हो जाएगा। यहां पर आ जाएंगे, इसके अंदर ये शिक्षक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय एक एक पढ़ने वाले हैं। कितने अध्याय टोटल है? 7 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 7 अध्याय हैं। वर्तमान में टोटल धारा कितनी? 39 धाराएं हैं। 39वीं धारा कौन से संशोधन के तहत है? प्रथम आरटी संशोधन के तहत जोड़ी गई। कब हुआ प्रथम संशोधन? 2012 में हुआ था, उसमें ये जोड़ी गई थी। और अनुसूची कितनी है? 1। प्रथम कौन सा था? अध्याय प्रारंभिक था। प्रथम कौन सा था? प्रारंभिक था। दूसरा कौन सा था? प्रारंभिक अधिकार। प्रारंभिक अधिकार, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य, प्रारंभिक अधिकार कर्तव्य। उसके बाद उत्तरदायित्व है। उत्तर के बाद क्या आता है? पाठ्यक्रम आता है। क्या आता है? पाठ्यक्रम आता है। पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा, और संरक्षण के बाद उसका प्रकीर्णन किया जाएगा। ये हम सातों के सातों अध्याय पढ़ने वाले हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 7 अध्याय। और धारा देख लीजिए, इसमें 1 और 2, इसमें 3, 4, 5, इसमें 6 से लेकर 11, और इसमें कहां तक थी? 12 से लेकर 28 तक। इसमें 29 और 30 थी, और इसमें कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों? 31 से 34 थी, और इसमें 35 से लेकर 39 तक धाराएं थी। ये हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हां, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लेना प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।